नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वक्त हो गया है कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं महासागर दिवस के बारे में। जैसे कि आज सुबह हमने जाना कि आज है वर्ल्ड ओशन डे, तो इस विषय को बेहतर तरीके से जानना, इसे समझना, क्या महासागर का इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट चेंज पर पड़ रहा है, क्या फिर महासागर क्या है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, ओशन डे क्यों मना रहे हैं, उसकी गहरी बातें अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है एक्सपर्ट की। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं, मरीन एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंसल्टेंट मिस्टर एजाज सिद्दत जी। आइए उनका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। थैंक यू सो मच जी। और आप क्या कहना चाहेंगे आज वर्ल्ड ओशन डे पर? सबसे पहले तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज जो महासागर दिवस जो है, उस पर सबसे एक ही चीज़ हम जो कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप ओशन के आसपास हो या कहीं भी हो, तो एक हम ओथ ले सकते हैं जी कि आज के बाद इस इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे, और जितना हो सके हम उतना करेंगे। चाहे तो हमारे जीवन में से कुछ एक चीज कम कर देंगे, इस्तेमाल करना कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर ये सही सलामत देना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वो हम जो भी कुछ कर सकते हैं, चाहे कोई भी तरीके से हो, तो ओशन को प्रोटेक्ट करना काफी हद तक जरूरी है, और काफी जरूरी है ही। और ये मेरे हिसाब से सही वक्त अगर हम अभी से शुरू कर रहे हैं तो। जी सर, आपने कहा कि हम कुछ ऐसे यूज़ करना या कुछ छोड़ दें तो हम महासागर को बचा सकते हैं, कि हमारे कुछ ना यूज़ करना और महासागर को बचाना, थोड़ा सा आप एलाबरेट करेंगे? अगर मैं महासागर की बात करूं, तो सबसे बड़ी चुनौती अभी अगर हम देखने जाएं तो प्लास्टिक है जी। वो हर कोई इकोसिस्टम में, चाहे वो हमारा जमीन हो, हवा हो, हवा में उतना तो नहीं, लेकिन जमीन और पानी पर सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ी चुनौती है तो प्लास्टिक पोल्यूशन है। ये चुनौती को अगर सबसे बड़ी पैमाने पे देखेंगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन महासागर के अंदर काफी बड़े पैमाने पे है। तो अगर हम हमारे जीवन में से सिंगल यूज प्लास्टिक कम करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो प्लास्टिक को हम इस्तेमाल करके फेंक देते हो और वो एट द एंड जाकर समुद्र में जाती है या फिर महासागर में जा रही है, अगर हम उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो हो सकता है कि कई सारे लोग के साथ और सहकार से ये चीज को हम कम कर सकते हैं, और ताकि हमारा ओशन इकोसिस्टम जो है या फिर महासागर जिसे हम कहते हैं, उसको हम धीरे धीरे बचाया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। और कैसे इफ़ेक्ट करता है महासागर में प्लास्टिक? जैसे हम प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर रहे हैं, कभी प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन से हम बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के क्या जो जानवर हैं उनको इफ़ेक्ट करता है? कैसे क्या करता है? कहीं अलग अलग तरीके से वो इफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज तो वो प्लास्टिक जो है, तो अगर देखने जाए तो वो तैरता है, वो डूबता नहीं जी। तो कई सारे जो एनिमल्स जो हैं, जो सरफेस के आसपास वो ऑक्सीजन के लिए आते हैं, या फिर उनका ओशन इकोसिस्टम में ऊपर आना जाना रहता है जी। फिर महासागर के अंदर जितने भी जीव हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है वो तैरेगा, और तैरने के बाद समुद्र की लहरों के साथ वो किनारे पे आ जाएगा। जी। तो जितने भी जीव सृष्टि हैं जो समुद्र पे निर्भर हैं या फिर समुद्र के अंदर रहते हैं, वो एट द एंड उसके साथ उनका इंटरेक्शन होगा। तो कहीं सारे, अगर आप गूगल पे भी फोटोज देखोगे तो आपको कहीं सारे ऐसे दिखेंगे जैसे कुछ बर्ड्स मर गए हैं, जिनका हम गट एनालिसिस करते हैं, यानी उनको अगर डाइसेक्ट करोगे तो अंदर से प्लास्टिक के ढक्कन हैं, ट्यूब्स हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे श्रेडेड पार्टिकल्स हैं, वो निकलते हैं। तो यानी वो कहीं ना कहीं, अगर मैं किसी चीज पर निर्भर हूँ और उस चीज से मेरे अंदर आ रहा है, तो उसका मतलब है पॉल्यूशन मरीन इकोसिस्टम के अंदर है, तभी मेरे पास आ रहा है। जी। उसी तरीके से जैसे कई बार आप कुछ फोटोज ऐसे हैं, जैसे कि सी टर्टल्स जो हैं हमारे इकोसिस्टम में अच्छे खासे, वो कीस्टोन स्पीशीज हम इसे कहते हैं। कई बार प्लास्टिक की नेट्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, उसके अंदर उनके सिर फंस जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके प्लास्टिक की छोटी छोटी बोतल के अंदर उनके मुंह फंस जाते हैं। अभी लास्ट में मुंबई में एक बीच में एक फोटो देखा जिसके अंदर एक प्लास्टिक की, हमारी पेप्सी की छोटी बोतल होती है जी, अंदर ऑक्टोपस फंस गया था, फंस नहीं गया, जो के अंदर चला गया था, वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा था। तो वो एट द एंड ऐसा है कि
ये सारी चीज जो है वो हमारी जीव सृष्टि है या फिर कुछ भी हम कहें अलग अलग कंपोनेंट जो कहें मराइन के, उसको एट द एंड वो इफेक्ट करता है। जी बिल्कुल। तो हम सोच समझ कर यूज़ करें, जैसे आपने कहा छोटी छोटी प्लास्टिक बॉटल्स भी वो कहीं ना कहीं डेंजरस है हमारे महासागर के जीव के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसा है कि अगर ये प्लास्टिक जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है अलग अलग इफेक्ट के द्वारा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, अभी एक फिलहाल हमारे साथ एक और रिसर्चर हैं जिनका नाम है जिग्नेश त्रिवेदी जी, जिन्होंने अभी हाल में कुछ मछलियों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक एस्टिमेशन किया। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के। हाँ जी, तो उन्होंने कुछ 100 ग्राम जितनी फीस ली, उसके अंदर से समझो आप मिनिमम 1.5-2 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। आप समझ सकते हो कि उसका मतलब कितनी हद पर माइक्रोप्लास्टिक ओशंस के अंदर है। हाँ जी, उसी तरीके से कुछ फिल्टर्ड बॉटल का भी बीच में एस्टिमेशन हुआ था, उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया जी, और ये इतनी छोटी मात्रा में होते हैं कि शायद कुछ फिल्ट्रेशन सिस्टम उन्हें फिल्टर भी नहीं कर पाते। जी, और हम ओशन इकोसिस्टम से एसोसिएटेड हैं, तो उसका मतलब अगर हम हमारे भी माइक्रोप्लास्टिक एस्टिमेशन करवाएंगे, आई होप कि वो हो भी सकता है कि हमारे खुद के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स के कंटामिनेशन निकले। ये सारी चीज ना हो, उसके लिए हम खुद वो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं या फिर ओथ ले सकते हैं कि इस चीज को हम मिनिमाइज करेंगे। जी, जी। तो इस वर्ष के जो विश्व महासागर दिवस हम मना रहे हैं, तो इसका क्या थीम है? बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में कनाडा में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट और ओशन इंस्टीट्यूट कनाडा अर्थ समिट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसके एम थी एनवायरमेंट डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उसके तहत इसकी शुरुआत की गई कि ओशंस को बचाना है 1992 के अंदर। जी, तब से आज तक हर 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। हाँ जी। तो हर साल कोई ना कोई थीम लेकर के मनाते हैं, तो इस साल ओशन डे का क्या थीम है? इस साल ओशन डे का थीम जो है इट इज अवेकनिंग न्यू डेप्थ कैटालाइजिंग एक्शन फॉर ओशन एंड क्लाइमेट। जी, बेसिकली इसका मतलब जो है वो है कि जगाना है लोगों को उस हद तक ताकि हमारी जितनी भी एक्शंस जो हैं या फिर हमारे जितने काम करने के तरीके हैं या फिर जो भी काम है वो उस हद तक बढ़ जाए ताकि हमारा ओशन और क्लाइमेट हम बचा सकें और ओशंस को हेल्दी रख सकें। तो ये बेसिकली ये थीम जो है, अब हमारे क्या क्या एक्शंस होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा कि हमने ओशंस की जो हेल्थ है या फिर इकोसिस्टम को है बैलेंस रखा है या फिर उसे अच्छा किया है या फिर बिगाड़ा है। तो बेसिकली इस थीम का जो मोटिव है वो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके सर, ओशन हेल्थ का विश्व के जलवायु पर क्या असर डालता है, मतलब हमारे लाइफ में क्या असर डालता है? ओशन हेल्थ का जो जैसे मैंने पहले बताया कि उसका मेन मुझे ऐसे तो 3-4 मेन पॉइंट हैं जी, जो ओशन की हेल्थ को बिगाड़ते हैं और उनके बिगड़ने से पूरा क्लाइमेट या फिर पूरा इकोसिस्टम बिगड़ता है। जी, जैसे कि सर? वो 5 पॉइंट ऐसे हैं कि एक तो प्लास्टिक पोल्यूशन है जो अभी फिलहाल वो समझो इट इज अ वार्म टॉपिक और टॉपिक से कह सकते हैं। जी, जी, दूसरा भी एक है, उसमें प्लास्टिक नहीं है लेकिन वो अलग तरीके से पोल्यूशन ही है। जी, जितनी भी हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कहें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, उनके द्वारा निकाला गया जितना भी अफ्लुएंट है जिसके अंदर कई सारे जहरी केमिकल्स होते हैं, वो सारे ये सारा जो केमिकल जो है वो समुद्र के अंदर डंप किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। जी, तो ये एक और तरीके का पोल्यूशन हुआ। दूसरा जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट है या फिर कोस्टल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट और अलग अलग तरीकों से हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसमें वापस कई सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं। चौथा जो है इट इज ओशन एसिडिफिकेशन एंड कोरल ब्लीचिंग। ये भी काफी ये अगर मैं हिंद महासागर की बात करूंगा उसके पर्सपेक्टिव से ज्यादा एक चैलेंज है जी, और पांचवा जो है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन और फिशिंग। काफी बड़ी मात्रा में मछलीमारी करना या फिर मछलियों को ज्यादा हद तक पकड़ना जो है जी, ये 5 जो ऐसे फैक्टर हैं जिसके से ओशन पे काफी प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक का तो आपने जान लिया। अगर मैं ओशन एसिडिफिकेशन की बात करूंगा तो ये जो है वो क्लाइमेट चेंज और हमारी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अब क्लाइमेट चेंज अगर देखने जाएंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन उसको हमने तेज किया हमारी एक्टिविटी के द्वारा।
तो हमारी एक्टिविटी के द्वारा हमने कैसे तेज किया, तो पहली चीज तो है कि ये ओशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो जाता है, तो ये एक नेचुरल साइकिलिंग थी कि भाई एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन वो एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कई सारी प्रोसेस होती हैं, मगर जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, यानी ह्यूमन इंड्यूस, या फिर कहते हैं कि जो इंसानों के द्वारा की गई एक्टिविटीज जो है, उसकी वजह से अभी ग्लोबल वार्मिंग तो मेरे हिसाब से शायद पूरी दुनिया जानती है कि क्या इश्यूज हैं जी। तो वार्मिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसमें से कुछ 30% कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो ओशन के अंदर मिलता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है ओशन उसे। अब जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो कई सारे रिएक्शंस होंगे, वो रिएक्शंस होने के वजह क्या है कि उसका पीएच बढ़ेगा। पीएच यानी आप एसिडिटी जानते हैं ना, एसिडिटी। जी जी सर। तो वो ओशन की एसिडिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि ओशन के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके से हाइड्रोजन H+ जो हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और वो इतने सारे रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन हो रहा है धीरे धीरे। और एक रिपोर्ट है 2021 के अंदर, वो ऐसा कह रहा है कि ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, और उसके अंदर कुछ 8.17 था जो अभी 8.9 हो चुका है जी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े समुद्र का पीएच अगर कम हो रहा है तो काफी समझो कि कई लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओशन के अंदर जा रहा है। बिल्कुल। तो जाने की वजह से क्या होगा कि ओशन एसिडिक हो गया। अब एसिडिक हो जाने की वजह से क्या होगा कि वो एट द एंड ओशन के अंदर रहने वाली सारी जीव सृष्टि पे उसका असर होगा। ना सिर्फ जीव सृष्टि बल्कि जितने भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो हैं, पत्थर हैं या फिर अंदर की प्रोफाइलिंग जो हम कहते हैं, उस पे असर होता है। तो उसमें से एक बहुत सामान्य है, बहुत सबको इजीली दिखने वाली जो फिनोमिना मैं मानता हूँ वो है कोरल ब्लीचिंग, जो हमारे हिंद महासागर के अंदर अभी हो रही है। अब कोरल ब्लीचिंग कैसा है कि कोरल्स मेरे हिसाब से हर कोई जानता है जी कि समुद्र के सबसे खूबसूरत अगर हम किसी चीज को देखते हैं और वो जो हमको पसंद आती है वो कोरल्स है, क्योंकि कलरिंग होती है और काफी खूबसूरत दिखने में होती है। तो जो ओशन एसिडिफिकेशन होता है, अब ये कोरल जो है ना वो सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट यानी हम जिसे चूना कहते हैं जी, उस पत्थर के अंदर कुछ जीव सृष्टि जाकर इसे कोरल बनाती है। और ये जो कलर जो है वो जीव सृष्टि जिसे हम कहते हैं जूज़ैंथेली, ये ऑर्गेनिज्म है जी, वो कोरल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और कोरल के स्ट्रक्चर्स बना के अंदर जूज़ैंथेली रह रही है, जिससे कोरल फॉर्मेशन होते हैं। अब टेम्परेचर और साथ साथ में अगर पीएच बढ़ता है ओशंस का, तो ये सारे जितने हैं उसका कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, यानी उसका मतलब ये जीव सृष्टि जो जूज़ैंथेली थी वो मर जाती है, तो सिर्फ जो बचता है वो कोरल के अंदर बचता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स बचते हैं जी। वो कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हो सफेद कलर का होगा, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाने के बाद वो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो व्हाइट कलर से दिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो एक कोरल इकोसिस्टम जो है जो काफी रीफ फॉर्मेशन करते हैं, यानी काफी बड़े एरिया के अंदर पूरा फॉर्मेशन होता है, वो जो फॉर्मेशन होता है अगर उसमें ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से काफी बड़े पैमाने पर लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जिसे हम कहते हैं, काफी वो एक ये सारी धीरे धीरे फिनोमिना एक झटके में नहीं होगी, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ होती है। लेकिन वो क्या है कि वो कोरल के साथ कहीं सारी मछलियां, श्रिम्प्स, ईल्स, स्नेक्स, काफी सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसे हम कहते हैं फूड चेन है, फूड वेब है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एट द एंड सारा चीज घूमकर मनुष्य पे आते हैं, क्योंकि हमारे इस दुनिया में लगभग 70 to 80% लोग ओशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं इस दुनिया में जी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग समुद्र के ऊपर निर्भर हैं, और इस सारी समुद्र की जीव सृष्टि एट द एंड वो फूड वेब में या खाने पीने के जरिए वो एट द एंड ह्यूमंस पर आती है। तो अगर ये सारी चीज, अगर ये डाइवर्सिटी कम होगी तो एट द एंड वो हमारा फूड सोर्स भी कम होगा, एक सिंपल सी बात है। हाँ जी। तो ये जो ओशन एसिडिफिकेशन है जिसकी वजह से और कोरल ब्लीचिंग वजह से, एक पहली चीज तो है कि हमारे ऊपर जो एक के दिन ब दिन सारे रिसोर्स की तादाद कम होती जा रही है। तो पहली चीज, अगर हमारा खाना पीना ही 70-80% लोगों का खाना का सोर्स अगर कम होगा तो एक हंगर बढ़ेगी, उस हंगर को मैनेज करना काफी बड़े पैमाने पे इट वुड बी अ चैलेंज। दूसरी चीज,
अपार्ट फ्रॉम ओशन एसिडिफिकेशन एक चैलेंज है कि पॉल्यूशन जो है, अब पॉल्यूशन जो है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तो बंद नहीं कर सकते, या फिर जो एफ्लुएंट जो बाहर निकल रहा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, उसे हम ट्रीट करके उसकी पोल्यूटेंट को मिनिमाइज करके उनसे हम डिस्पोज करते हैं समुद्र में। लेकिन वो क्या है, उन्हें लॉन्ग रन वो चीज डाइल्यूट होती है, लेकिन वो पोल्यूटेंट अंदर रहता है सिस्टम के अंदर जी। तो धीरे धीरे वो सारा पोल्यूटेंट खाने में आएगा थ्रू फिश, जो लोग मछली खा रहे हैं उनके खाने में आएगा जी। आपको कहीं सारे ऐसे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जिनके अंदर अफ्लुएंट में कहीं अगर हिट करके भी डालोगे तो कहीं कुछ काफी कम मात्रा में अगर मेटल्स होंगे। अब ये जो मेटल्स जो हैं वो क्या है कि पानी के जरिए मछलियों के अंदर और जितने भी जीव सृष्टि समुद्र के अंदर है उनके अंदर जाती है जी। वो आखिर में घूम के फूड चेन कहें या फूड वेब कहें, मछली को बड़ी मछली खाएगी, ये सारा जो प्रोसेस जो है साइक्लिंग जो है जी, आखिर में फिशिंग होगा, फिशिंग में कैच होके वापस वो हमारे पास आएगी। तो वो जो फिश हमारे पास पहुंच रही है, तो अब ऐसा है कि कहीं सारे आपको आर्टिकल्स और पब्लिकेशंस मिल जाएंगे जिनके अंदर ऐसा है कि वो मछलियों के अंदर मेटल एस्टिमेशन या फिर पोल्यूटेंट असेसमेंट करते हैं, तो कहीं सारे मात्रा के अंदर उसके अंदर ऐसे पोल्यूटेंट है जिसको खाने से वो कार्सिनोजेनिक है जी। उसका मतलब कि समुद्र में उस पैमाने तक पॉल्यूशन हो चुका है जो हमारे तक आराम से वो आ रहा है। अगर हमने असेसमेंट, ये तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से असेसमेंट हुआ तब हमें पता चल रहा है जी। तो असेसमेंट ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा। दूसरी चीज कि अगर ये कार्सिनोजन हमारे तक आ रहा है तो वो हमारे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालेगा। हाँ जी बिल्कुल। हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो या फिर उसे मिनिमाइज करने के लिए हमें ओशंस को बचाना जरूरी है जी बिल्कुल। तो कैसे ओशन को बचाना है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे सर ने बहुत ही डीपली बताया कि फूड वेब क्या है, फूड चेन से कैसे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने कोरल ब्लीचिंग के बारे में जाना, प्लास्टिक पोल्यूशंस, और जो हम मछली पालन की बात कर रहे हैं या फिर हम ओवर फिशिंग की बात कर रहे हैं, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे लाइफ को और समुद्र में रहने वाले जीव उनके लाइफ को भी। आगे भी इसके बारे में जानेंगे। औद्योगिक प्रदूषण है जिसे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स कह रहे हैं, और उसके द्वारा भी कैसे हम महासागर को प्रदूषित कर रहे हैं उसके बारे में भी हमने जाना। तो आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम महासागर दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है। क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए। त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9414152250 या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। पुनः आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना, और आज हम बात कर रहे हैं महासागर दिवस के बारे में, और ओशन पोल्यूशंस को समझ रहे हैं, उसके कारण और निवारण जानने के लिए हमारे मध्य हैं हमारे एक्सपर्ट जो हमें राय दे रहे हैं कि इसका कारण क्या है, उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। मिस्टर एजाज सिद्दत जी हमारे मध्य हैं, और मराइन एक्सपर्ट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंसल्टेंट। आइए उनका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन पर। थैंक यू सर। ब्रेक से पहले आपने बहुत ही डीप बातें हमें समझाया, जो कि कैसे हम एक एंड पर, यानी कि हम अगर माउंट आबू या फिर राजस्थान गुजरात बॉर्डर में आबू में कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक का, और वो कैसे महासागर में असर डाल रहा है, महासागर में रहने वाले जीवों पर असर डाल रहा है, और घूम फिर के हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन पर असर डाल रहा है। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे कि एक
जो आम नागरिक है, एक गाँव के एक हम कह सकते हैं कि एंड पे रहने वाला बंदा है, उसका क्या रोल है इसमें समुद्र को बचाने के लिए या वहाँ के जो जीव हैं उसको बचाने के लिए? काफी बढ़िया है सवाल आपका। बेसिकली अगर प्लास्टिक पोल्यूशन का भी अगर मैं देखने जाएंगे तो हम सर्वे का अगर एक सर्वे हुआ था कि प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है जी, तो आप मानोगे नहीं, मिडिल और लोअर मिडिल कम्युनिटी जो है जी, उनका डेली प्लास्टिक वेस्ट वो 30 kg पर हाउस था। ओके, एवरेज निकालेंगे तो मतलब इतनी मात्रा में हम यूज कर रहे हैं। हाँ, 30 kg पर वीक प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक। जबकि अपर मिडिल क्लास का वो सिर्फ 7.5 से 8 kg। उसका मतलब कि ज्यादातर जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास कम्युनिटी जो है वो ज्यादा निर्भर है प्लास्टिक की चीजों पर। जी, ऐसा क्यों सर? ऐसा क्योंकि बेसिकली उनका हमारा एक माइंडसेट जो है, अब आप खुद मैं खुद देख लूँ अगर, तो अगर मेरा दिन का सुबह जो है वो ब्रश से होगा और लास्ट में मेरे सारे काम, उसमें ज्यादातर अगर मैं डेली मेरी एक्टिविटीज को भी अगर जांच लूँ तो हमारा रोजाना प्लास्टिक बोतल हम यूज कर रहे हैं पानी के माध्यम से। जी, सब्जी लेने जाओ या फिर कोई भी आप अनाज किराने की पंसारी की दुकान पे हम जाएंगे तो हम पॉलिथीन के बैग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अगर घर में बच्चे हों या फिर कोई भी हो तो ज्यादातर हम शाम को रिलैक्स होने के लिए स्नैक्स लेते हैं। जो फूड पैकेट जो है हमारे जो जीवन में इन्वॉल्व है वो प्लास्टिक के हैं। तो हमारी मेजॉरिटी जो एक्टिविटी हम दिन की देखेंगे तो उसके अंदर प्लास्टिक इन्वॉल्व है। जी, जबकि पैसे वाले लोग जो हैं उनका जो है हेल्थ हाइजीन ये सारा कंसर्न रहता है, उनका एक माइंडसेट अलग रहता है। तो वो अब क्या है कि वो ज्यादातर वो लोग बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को इस्तेमाल नहीं करते, बायोडिग्रेडेबल पे फोकस करते हैं। तो उनकी ग्लास बॉटल्स होती हैं, पॉलीपैड के बदले में स्टील की बॉटल्स होती हैं, वो सारी चीज ज्यादातर वो इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो मेजॉरिटी ऐसा है कि दोज आर लेस डिपेंडेंट ऑन प्लास्टिक। वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो अगर है कि माइंडसेट भी है, दूसरा है कि अवेयरनेस कि खुद की एक्टिविटी और हाइजीन और एनवायरनमेंट की एक्टिविटी और हाइजीन ये सारा जो है वो अवेयरनेस जो है वो हो सकता है कि इनके अंदर ज्यादा हो। और बाकी जो हम लोकल कम्युनिटीज कहेंगे उनके अंदर ये चीज अवेयरनेस कम है। जी, जागरूकता भी कम है। मगर इस चीज को बायोडाइवर्सिटी या फिर कोई भी इकोसिस्टम को संभाला ज्यादातर अच्छी तरीके से लोअर मिडिल क्लास ने। आप कहीं भी देख लो, छोटी छोटी जो कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज को संभाला अच्छी तरीके से। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट की तौर पे उन्होंने डिपेंडेंसी जो दिखाई है उसकी वजह से क्या है कि वो प्लास्टिक ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पोल्यूशन है, वो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। अगर मैं प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो सबसे ज्यादा दिक्कत है, सबसे ज्यादा वो चैलेंजिंग है, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। जी, अब रोजाना आप इस्तेमाल करके फेंकोगे तो एट द एंड अगर आप साल का अगर इसे टोटल करोगे तो दिन के 5 बैग के हिसाब से अगर करोगे तो आपका एक साल की कितनी बैग हुई और उसका आपने फेंक दी, उसके बाद उसका क्या हुआ। तो अगर वो सेग्रीगेशन सिस्टम में गई तो ठीक है कि वो रिसाइकल होगी, अगर नहीं गई तो उसका मतलब वो एट द एंड समुद्र में गई या फिर कहीं कोई भी इकोसिस्टम में गई जहाँ से वो रिसाइकल होके वो एज अ पोल्यूटेंट आपके पास आएगी। जी, और आज के अगर दौर में अगर आप अपने आसपास देख लो और आपको गंदगी या फिर वेस्ट दिख रहा है, उसका मतलब कि इसका सेग्रीगेशन आपने जो फेंका था उसका नहीं हुआ। एज सिंपल एज दैट, मेरा ऐसा मानना है। जी, जी, कचरे का निवारण नहीं हुआ तभी ये प्लास्टिक की बैग्स बाहर है। जी, और बाहर है उसका मतलब वो सर्कुलेट होके एज अ पोल्यूटेंट बन के मेरे पास आएगी। जी, अल्टीमेटली हमें ही वो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें वो पता नहीं चल रहा है कि वो हमें अफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, जी, बिल्कुल। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप मछली पालन के बारे में या फिर हम कह सकते हैं जो ओवर फिशिंग के बारे में, तो पकड़ने के लिए ज़्यादातर समुद्र के ऊपर निर्भर है हम, तो क्या हम मछली खाना कम कर दें तो थोड़ा हम उसके लिए मतलब बायोडाइवर्सिटी को रक्षा कर सकते हैं, या उसके क्या उपाय है? खाने से कम नहीं होगी। इसमें ऐसा है कि मछली अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे इस केस में तो इंडिया जो है फिशिंग के अंदर वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट है फिशरीज में। जी, और एक सर्वे है दैट वाज इन 2020-21 के अंदर
जिसमें फिशिंग एक्टिविटी में इंडियन फिशरीज में 145 लाख टन फिशेज हमने पकड़ी, जो हमारी इकोनॉमी अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो हमने उसमें से की तो कुछ था 46,662 करोड़, जो हमारी एक 1.07% जीडीपी है जी। तो यानी ये छोटा सेक्टर नहीं, काफी बड़ा सेक्टर है। और ये आपको डेटा आपको मिलेगा एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट का डेटा है, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन एग्रीकल्चर एंड उसके अंदर ये डेटा आपको मिलेगा। आप भी कोई भी देख सकता है जी। यानी कि ये छोटा नहीं, काफी बड़ा सेक्टर है। फिशरीज के ऊपर जैसे हमारी खुद की अगर हम कोस्ट लाइन देख ले तो हमारा लगभग 70% लोअर एरिया जो है गुजरात से लेकर बंगाल और ये पूरा जो साउथ ईस्ट कोस्ट जो है वो पूरा समुद्री इलाका है। तो ज्यादातर जो हमारे अगर देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसा है कि लगभग 55 से 60% कम्युनिटी जो है वो ओशन के ऊपर डिपेंडेंट है जी। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ओवर फिशिंग जो है, कोई भी चीज को हम ओवर करेंगे तो वो एक दिक्कत है। नहीं, अगर मैं मछली पकड़ रहा हूँ ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पकड़ रहा हूँ तो वो एक दिक्कत है। अब फिशरीज में वो जो दिक्कत है कि फिशिंग करते हैं, जैसे फिश में नाव लेके गए फिशिंग किया, तो उसमें एक दिक्कत है कि ये सारा जो है वो प्रोसेस वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से होता है, एक्सपोर्ट है ये सारा जो है, इसमें इकोनॉमी जनरेट होती है। लेकिन फिशरीज जो करेंगे उसमें एक दिक्कत ये है कि फिशिंग के अंदर डिपेंड, यानी किसी को पता नहीं होता कि काम की कितनी आएगी और बिना काम की मछलियाँ कितनी आएगी जी। राइट। कमर्शियल फिशिंग के अंदर है कि वो लोग फिश स्पेसिफिक होते हैं कि भाई इनको इतनी क्वांटिटी और इतनी वेट का फिशिंग करना है और ये टाइप की फिशेस पकड़नी है, जबकि वो स्पेसिफिक नहीं रह पाएगा फिशिंग के अंदर। तो फिशिंग होने के अंदर जो बिना काम की मछली, जिसे हम नॉन एडिबल भी कह सकते हैं, खाते नहीं है लोग, लेकिन मछली की जाल डाली उसके अंदर वो आ गई। और कुछ उसमें ऐसा है कि ज्यादातर मछली कमर्शियल आएगी जिसे वो लोग पकड़ के बेच सकते हैं फ्रोजन करके। उसके अलावा जितनी मछलियां पकड़ी जाएगी, सिर्फ मछलियां भी नहीं होंगी, केकड़े होंगे, मछलियां होगी, ईल्स होंगी, ऑक्टोपस होगा, स्क्विड होगा, जो इतने भी, उसमें से नॉन एडिबल जितने यानी वो खाएंगे नहीं तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसके पकड़ने के बाद वो सारा होने का तो उसे फेंक दिया जाता है जी। अब ये फेंक देंगे तो क्या, वो अगर फिशिंग हो गई, उसको बाहर आया, फिशिंग कम्युनिटी बाहर आ गई, सॉर्टिंग हुआ, सॉर्टिंग होने के बाद जितनी काम की नहीं थी, एडिबल नहीं थी, उसे फेंक दिया गया। अब जिसे फेंक दिया गया वो एक लॉस हुआ, क्योंकि वो अगर सिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर रहती और सस्टेन करती तो अपना खुद का एक इकोसिस्टम बैलेंस होता फूड वेब और फूड चेंज के जरिए, लेकिन उसे बाई कैच के तौर पर डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा लॉस ये है कि हमारे यहाँ जितनी मछली पकड़ी जाती है उसमें से सॉर्टिंग नहीं होता है, सॉर्टिंग इन द सेंस इकोलॉजिकल सॉर्टिंग जिसे मैं कहता हूँ जी। जैसे कि मछली पकड़ी, अब कुछ सीजन में ऐसे है कि आपको मछली पकड़ोगे तो मेल है, एडल्ट फीमेल है, जिसके अंदर एग्स हैं जी, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी पैसे ज्यादा है। अगर वो ग्रेविड फीमेल्स को मैं एक्सपोर्ट ना करूं और उसको वापस समुद्र के अंदर उसी वक्त छोड़ दूं तो वो एग रिलीज होंगे उसके अंदर से मछली, तो उसे रिवाइव करने का एक वक्त मिलेगा, जिसकी वजह से फिश की पॉपुलेशन बैलेंस रह पाएगी जी। जो चीज ओवर फिशिंग में नहीं होती जी। भी कैच आया, सारा का सारा काम का है वो सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बिना काम का डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो उसके अंदर जितनी स्पीशीज आपकी रिवाइव कर सकती हैं नेचुरल प्रोसेस के, यानी एग लेइंग है तो एग ले करके वो अपनी साइकिल पूरी करेगी, ये नहीं होगा तो एट देन क्या है, लंबे समय के हिसाब से वो क्या, पॉपुलेशन अपने आप डिक्लाइन होगी। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई तो वही सेम कंसेप्ट आएगा कि आपके फूड चेन पे इफेक्ट हो रहा है, फूड वेब में इफेक्ट हो रहा है, आप पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारा पूरा साइकिल वो घूमता रहता है। तो ओवर फिशिंग की वजह से क्या है कि फिशिंग ज्यादा हो गई तो पहली चीज की मछली के ऊपर भी कई सारी मछलियां डिपेंडेंट है और कहीं इकोसिस्टम के बैलेंस करना है, वो संतुलन इम्बैलेंस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि वो एट द एंड हमारी लाइफ पे भी वो एक इम्पैक्ट होगा जी, बिल्कुल। और कहीं बार कुछ फिश ऐसी हैं जो ओशन क्लीनिंग का काम करती है राइट, तो वो भी इम्बैलेंस होगा। ओशन क्लीनिंग नहीं होगा तो ओशन के अंदर बायोलॉजिकल पोल्यूशन बढ़ेगा, बायोलॉजिकल पोल्यूशन बढ़ा तो डिजीज स्प्रेड होगी, वो फिशेज में भी जाएगी, वो फिशेज के जरिए हमारे में भी आएगी जी। तो बैलेंस फिशिंग भी बहुत जरूरी है ताकि क्या है, नेचर और अपनी साइकिलिंग बनी रहे जी। तो बैलेंस फिशिंग के लिए हमारे देश में और दुनिया में क्या उपाय अभी अपनाए जा रहे हैं?
बैलेंस फिशिंग के अंदर एक चीज तो है कि फिश कैचिंग के अंदर कई सारी टेक्निक्स अब नई डाली जा रही है। पहले बाय कैच नहीं निकलता था, अब बाय कैच और सिर्फ फिश नहीं, जैसे कई बार टर्टल्स भी आ जाते हैं, डॉल्फिन्स भी आ जाती है जी। तो अगर ये सारी भी अगर आ जा रही है तो वो भी एक लॉस ही है। इस सारी चीज को मिनिमाइज करने के लिए नेट के अंदर ये लोग एक साइड पे एक लूप होल बनाया जाता है जिसके अंदर एक रोटेटिंग शाफ्ट डाल दिया जाता है। तो टर्टल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, ऐसी जो इको लोकेशंस करती हुई चीज है, जैसे डॉल्फिन है जी। टर्टल जो है जो काफी बुद्धिशाली होते हैं, तो वो सारे क्या है वो उस शेफ्ट से निकल जाते हैं। उनको पता रहता है कि अगर टकराने के बाद अगर ये चीज घूम रही है तो वहां से वो निकल सकता है। तो वैसे जितनी चीज है उसे एक लॉस को मिनिमाइज किया जाता है। कहीं सारी फिशिंग कम्युनिटी को अवेयरनेस करने के बाद वे लोग क्या करते हैं, फिशिंग करने के बाद वो शिप पे ही सेग्रीगेशंस कर लेते हैं। तो जितनी बिना काम की फिश है वो वहीं से वापस समुद्र के अंदर डिस्कार्ड कर दी जाती है जी। लेकिन कुछ जैसे मैंने कहा कि ग्रेविड फीमेल्स हैं, ये सारे कंसेप्ट जो है वो अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं है। फॉरेन के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो बाकायदा फिशिंग के साथ साथ उनके रिसर्चर्स जाते हैं और ऐसी जितनी ग्रेविड फीमेल्स हैं श्रिम्प्स के अंदर मिलती है, फिश के अंदर है, उसे एक बायोलॉजिकल टैग लगा दिया जाता है जी। और वो हर साल उस टैग को रिकैच करके चेक करते हैं कि हमने जितने टैग लगाए हैं वो अभी तक सही सलामत है या नहीं। उसका मतलब कि जितने टैग लगाए हैं वो प्रजनन कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अगर वो सही सिस्टम के अंदर है उसका मतलब कि वो पॉपुलेशन को बैलेंस करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो ऐसे सारे रिसर्च और ऐसे सारे काम अगर हमारे देश में अगर फिशिंग कम्युनिटीज के अंदर अगर किए जाए तो हमें भी हमारा फिशिंग का और फिशिंग के साथ साथ रिसोर्सेज कितनी बच रही है और कितनी बैलेंस हो रही है उसकी भी हम जानकारी ले सकते हैं। ये एक और तरीका है जिससे हम ओवर फिशिंग हो रही है नहीं हो रही है उसकी हम जांच रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और सर जैसे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की बात आप कर रहे थे और भी प्रदूषकों की बात कर रहे थे, तो इसके लिए क्या समाधान ढूंढ रहा है इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंट्रीज? इंडिया ने एक इनिशिएटिव निकाला है 2022 में जिसका उन्होंने एक नाम दिया है जून 2022 के अंदर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर करके एक मोटिव किया, जिसके अंदर पेट्रोलियम के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है 1 जुलाई 2022 के अंदर। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ वो आप भी जान सकते हैं जी। ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव हो गया जिस पर बैन भी है, लेकिन हम लीगली अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हमारे क्या है कि एक एफर्ट जो है जो हमने एम ऑब्जेक्टिव से शुरू की थी उसका आउटपुट नहीं आएगा जी। अगर आउटपुट आएगा तो आप क्या है कि फिर ओशन इकोसिस्टम को आप बैलेंस कर सकोगे, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकोगे। उसी तरीके से कहीं सारी हिस्ट्री भी जो है कि जो पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है उसके लिए अपने अपने एक नॉर्म्स रखे हैं कि उस नॉर्म्स को अगर आप जस्टिफाई करोगे तो वो क्या जस्टिफाई अगर कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, पॉल्यूटेंट समुद्र के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। जैसे आप एक चम्मच शक्कर ले लो, 1 लीटर पानी में घोल दो तो घुल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। उसी तरीके से पॉल्यूशन का कंसेप्ट है कि इतने बड़े समुद्र के अंदर आप पॉल्यूटेंट को डिस्पर्स करोगे तो घुल जाएगा, घुल जाने के साथ डिग्रेड भी हो जाएगा जी। लेकिन अगर आप उसे ट्रीट नहीं करोगे और ट्रीट करे बिना डिस्चार्ज करोगे तो वो क्या है कि वो इकट्ठा होते होते क्या ओशन पॉल्यूशन करेगा जी। अगर वो पॉल्यूशन कर रहा है, पूरे ओशन में पॉल्यूशन तो नहीं होगा लेकिन वो रीजनल पॉल्यूशन होता है एक इलाके के अंदर। तो उस इलाके अंदर की जितनी डाइवर्सिटी होगी वो उसकी कारण इफेक्ट होती है। तो ये सारा क्या है उसको लीगली भी आपको मिनिमाइज करना है। दूसरा इंडिविजुअल पर, जैसे इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री अपने अपने नॉर्म्स को फॉलो करे। इंडस्ट्री नहीं है, हम है तो हम उस तरीके से उतनी तकेदारी रखे ताकि क्या है कि हमारे की जाने वाली सारी एक्टिविटी पॉल्यूशन नहीं जनरेट करे। अगर कर रही है तो हमारे एफर्ट्स को मिनिमाइज किया जाए। जी जी। तो सर क्या हमारे जो आसपास नदियां बहती है उन्हें पहले स्वच्छ करके फिर समुद्र में डालने का प्रयास जो है वो किया जाए? स्वच्छ करने से वो टाइम बिंग प्रोसेस, जैसे अगर मैंने एक नदी को साफ किया तो वो टाइम बिंग साफ हो गई, लेकिन अगर यही चीज चलती रही तो वापिस से वही स्थिति होगी जो पहले थी जी। तो जैसे मैं अगर कचरा आज पूरा साफ कर लूं पूरे इलाके का, लेकिन कल से अगर वही एक्टिविटी चलनी है तो फिर वो जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उससे वो थोड़े टाइम के लिए आपकी साफ सफाई दिखेगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स किए जाए जिसकी वजह से क्या है कि पूरे आने वाली समय तक वो हमेशा के लिए वो चीज कम कर दी जाए।
और ये सारा जो प्लास्टिक जो है समुद्र के अंदर जो पहुंच रहा है या डायरेक्टली पहुंच रहा है, लेकिन ज्यादातर जो पहुंच रहा है वो समुद्र में नदियों के थ्रू पहुंच रहा है। तो अगर आप कोई ऐसे इनिशिएटिव ले कि ताकि नदी के अंदर ऐसा कोई बैरियर, एक वो बैरियर के हिसाब से मुझे एक बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल याद आ रहा है जिसका नाम है द ओशन क्लीन अप प्रोग्राम जी। उन्होंने और एक और प्रोग्राम है जिसे हम रिवर क्लीन अप प्रोग्राम। उन्होंने ऐसे बैरियर बना दिए जो फ्लोटर का काम करते हैं, रस्सी है और कई सारे फ्लोटर्स हैं जी। तो नदी के बहाव के हिसाब से वो फ्लोटर के ऊपर नीचे होता रहेगा और नदी के पानी बढ़ेगा कम होगा तो फ्लोटर वैसे ही फ्लोट कर रहा है सरफेस के ऊपर। और जैसे मैंने कहा प्लास्टिक फ्लोट करता है तो वो क्या करेगा कि जितने भी पोल्यूटेंट है या फिर प्लास्टिक आपका वेस्ट जो है उसे वो फ्लोटर के बाद वो सारा इकट्ठा करता रहेगा। कुछ समय के बाद ये सारा प्लास्टिक को हम सिस्टम से निकालेंगे और उसको सीधा लैंड फिलिंग कर देंगे। तो ऐसे कोई सिस्टम हम अगर नदियों पे डालेंगे तो ताकि क्या है कि जितना नदी के जरिए प्लास्टिक हम समुद्र में जा रहा है उस पे भी हमें पता चलेगा और दूसरा कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से हमें और डीपली चीज़ों को समझना पड़ेगा, लेकिन आज समय कम है तो मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी, जो युवा पीढ़ी चाहते हैं कि हम इस जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दें, कचरा साफ करें, इस एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाएं, क्या इसको ये करियर भी बना सकते हैं? इससे वो उन्हें पैसा भी मिले, रोजगार भी मिले और एनवायरनमेंट को भी बचा सके, कैसे सर? बिल्कुल। ये सारी चीज को समझने के लिए पहले आपको समुद्र क्या है उसे समझना जरूरी है जी। समुद्र की स्थिति क्या है, पोल्यूशन कितना है, अपने ऊपर आप कैसे योगदान दे सकते हो और आप पढ़ के उस चीज को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट के नाम देता हूँ। अगर हर कोई इंडिविजुअल इस प्रोजेक्ट को समझेगा और पढ़ेगा तो समझो कि काफी सारा निवारण इस चीज से हम ला सकते हैं। पहला तो मैंने जो कहा कि द ओशन क्लीन अप प्रोग्राम। अब इनकी खूबी मुझे इसलिए पसंद है कि 2013 में नेदरलैंड में लोग ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। शुरू करने वाले का नाम है बोएन स्लेट जी। ये पढ़ा नहीं है, इन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं देखी, लेकिन उनका एक ही इनिशिएटिव था कि प्लास्टिक को किस तरीके से मिनिमाइज कर सके। इसी इनिशिएटिव के साथ उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि 2040 तक दुनिया का सारा प्लास्टिक समुद्र के अंदर है उसे निकाल दिया जाए जी। उन्होंने इंजीनियरिंग और उसके कुछ टेक्नोलॉजी की मदद लेकर उन्होंने कुछ समुद्र के अंदर ऐसे वेसल्स बनाए हैं जो कन्वेयर सिस्टम से समुद्र का प्लास्टिक निकालता है जी। और उसने पहला इनिशिएटिव लिया दुनिया में। और अगर मेरे हिसाब से अगर सारे लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक का कचरा पैसिफिक ओशन के अंदर है जिसका नाम है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज। और वो इतना बड़ा है कि वो एक टापू जितना बड़ा है। आप समझ सकते हो कितने बड़े जगह में होगा वो जी। करीबन 25-30 किलोमीटर के अंदर वो इतना बड़ा टापू के समान इतना बड़ा वो प्लास्टिक गार्बेज है जी। तो उनके इनिशिएटिव में गई वीक में उनका इनिशिएटिव का वो 100 ऑफ प्लास्टिक एक्सट्रैक्शन करते हैं वो यानी निकालना। तो उनका 100 यानी उनकी सेंचुरी गई वीक में खत्म हुई कि उन्होंने 100 बार उस पैसिफिक गार्बेज से कचरा निकाला। और वो कचरे का अगर मैं आपको वेट कहूंगा तो यानी वो सोच और समझ के बाहर है। दूसरा लिवाइस कंपनी के अंदर उनके साथ कोलैबोरेशन किया कि जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं उनको वो रिसाइकल करके उनमें से जीन्स बनाएंगे जो जीन्स रिसाइकलेबल भी होगी जी और कहीं अच्छी क्वालिटी की होगी। दूसरा कि वो कम पानी के अंदर उसे वॉशिंग भी किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। उसी तरीके से एक और इनिशिएटिव किया था यूरोप के अंदर जिसका नाम है सी बीन्स। एंड्रू फुल्टन और रेट सिग्लेंस्की ने शुरू किया था। जिस तरीके से हम डस्टबिन बनाते हैं उसी तरीके से उन्होंने समुद्र के बीन्स बनाए जो किनारे पर लगाने के हिसाब से क्या होता है कि वो पानी ऊपर जो हम जिसे कहते हैं कि समुद्र में आप लहरों के एक्शन देख सकते हो। तो उन्होंने ऐसी हाइट पे सेट किया कि जैसी लहर आएगी तो वो सारा पानी अंदर बीन में सो के नीचे से निकल जाएगा। अब उसके अंदर अगर सरफेस पे कोई भी फ्लोटिंग कचरा होगा वो बीन के अंदर एक बैग रखी उन्होंने कुछ माइक्रोन की जिसके अंदर वो सारी चीज कलेक्ट होगी। ये चीज को अगर प्रैक्टिकल यूट्यूब है या फिर कुछ माध्यम से अगर आप देखोगे तो बहुत बेहतर समझ सकते हो। तो वैसे जो इनिशिएटिव्स हैं जिससे ओशन को क्लीनिंग करने का प्रोग्राम पूरे दुनिया में चल रहा है। दूसरा एक और चीज कि कहीं हमारे यहाँ भी लोकल कम्युनिटी के साथ इनिशिएटिव में मड फ्लड्स जो होते हैं जैसे कीचड़ वाले जो बड़े इलाके हैं समुद्री कीचड़ वाले
जिसे हम मड फ्लैट कहते हैं, जी। उसे भी रिवाइव करने के लिए मैंग्रोव्स यानी पेड़ जो समुद्र के किनारों पे लगाए जा सकते हैं, जिससे इरोजन और बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे कई सारे इनिशिएटिव हैं कि जिससे हम क्या है कि ओशन भी बचा सकते हैं और आमदनी भी जनरेट होगी। तो कई सारे लोग जो अपना फ्यूचर इस चीज में बनाना चाह रहे हैं, तो पहली चीज तो उनको जानने के लिए आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, साइंस कर सकते हो। साइंस के अंदर आप जूलॉजी कर सकते हो, बैचलर्स, मास्टर्स। बैचलर्स ओशनोग्राफी कर सकते हो। NIO के अंदर एक कोर्स चलता है, नेशनल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर ओशनोग्राफी का। NOAA, नेशनल और ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो कई सारी रिसर्च कर रही है। यानी कई सारी इंस्टीट्यूट हैं जो कोर्स चला रही है। आप बैचलर्स मरीन साइंस के अंदर कर सकते हो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो जी। फिजिक्स के अंदर के स्टूडेंट हो तो आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इन प्रोजेक्ट का गो थ्रू करके आप डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हो। यानी कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। फिर एक और अभी नया कंसेप्ट है जो मिनिस्ट्री के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया है, जिसे है ओशन पोल्यूशन के अलावा एक और चीज जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन बहुत दिक्कत है, ग्लोबल वार्मिंग, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ब्लू कार्बन। तो ब्लू कार्बन जो है वो यानी आगे आने के लिए फ्यूचर जो है, आगे आने वाले समय में फ्यूचर वो कार्बन के ऊपर ज्यादा निर्भर है, जिसे हम कहते हैं कार्बन कैप्चर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं तो उनके ऊपर आप आने वाले समय के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो, कंसल्टेंट भी बन सकते हो मेरी तरह। जी बिल्कुल। तो आप दुनिया को भी बचा सकते हो और स्वरोजगार भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने कहा। जी बिल्कुल सर, अभी वक्त हो गया है अलविदा कहने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे विश्व महासागर दिवस पर श्रोताओं को, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से वही संदेश दूंगा कि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पर उतना योगदान दे ताकि आने वाले समय, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ न कुछ अच्छी तरीके से उनके हाथ में सौंप के जा सके। जी बिल्कुल, अच्छी तरीके से कुछ सौंप के जा सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में क्या सर ध्यान रखते हैं कि मैं ये ना करूं? मैं कुछ सालों से प्लास्टिक के यूज पे पूरा प्रतिबंधित हूँ। घर पे खुद कंपोस्टिंग करता हूँ और ओशंस के साथ कई सालों से जुड़ा हूँ। तो गोस्ट नेट जिसे कहते हैं कि जाल छूट जाती है जो समुद्र में कई सालों तक रहती है, जो मरीन इकोसिस्टम और मरीन लाइफ को काफी हद तक डिस्ट्रॉय करती है। अंदर फंस जाने के से कई सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। जी। तो गोस्ट नेट को मैं अपने पैमाने पे निकाल कर उसको लैंडफिलिंग करवाता हूँ। प्लास्टिक क्लीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कई सारे NGOs में मैं खुद इन्वॉल्व होकर जाता हूँ। तो कई सारी चीज जो है मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े और लोग इस चीज को करें ताकि आने वाली पीढ़ी ये सारे इकोसिस्टम जो है वो अच्छी तरीके से हमसे ले। जी बिल्कुल। और उनको वो अच्छी चीज महसूस हो, ताकि उनको वो महसूस ना हो कि हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें सस्टेन करना भी मुश्किल है। जी, तो इन्हीं सभी बातों का आप ध्यान रखें। कोई एक चीज़ आप आज से शुरू कर सकते हैं जो पर्यावरण के हित के लिए हो। बिल्कुल सर, अगर सागर कहे या महासागर कहे, आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित क्या करता है सागर में और महासागर? सबसे ज़्यादा तो मुझे सागर करता है क्योंकि महासागर में उतना डीप में मैं नहीं गया। मेरा ज़्यादातर काम इंटरटाइडल यानी किनारों पर ज़्यादा है। डीप ओशंस में मैंने अभी तक गोताखोरी बाकी है करनी। जी। वो अभी तक नहीं की। तो अभी तक मेरे लिए आकर्षण का केंद्र सिर्फ सागर ही रहा है। महासागर देखना भी बाकी है, देखे हैं लेकिन अंदर गोता बाकी है। तो समुद्र में ऐसे कौन सी एक रहस्य जो छिपा हुआ है आपको अच्छा लगता है? कोरल रीफ जो है, ओके, वो काफी प्रेरी चीज है और हर जगह नहीं मिलता है। बहुत कम जगह है जहाँ पे आपको कोरल रीफ मिलेंगे समुद्र के अंदर। उस चीज को देखना भी अगर गोताखोरी के बिना आप नहीं देख सकते पहली चीज तो। जी जी। और उसको देखना भी एक क्या कहते हैं वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस है। जी। अगर इसी तरीके से अगर हमने समुद्र को बचाया होगा तो हमें देखने मिलेगा, वरना वो भी एक सपना ही लोगों के लिए, जिन के लिए सपना है वो सपना ही रहेगा। जी। तो दोस्तों, अगर आप कोरल रीफ को देखना चाहते हैं तो आज से एक आदत आप उसको रिप्लेस करें, उसको चेंज करें
और ख़ास करके प्लास्टिक के ऊपर सर ने ध्यान आकर्षित कराया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर आप कम करेंगे तो आप हमारे इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम कह रहे हैं, ये जो हीट वेव्स हम महसूस कर रहे हैं, इन सभी को भी कम करने में कहीं ना कहीं हम योगदान दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर आज हमारे मध्य आने के लिए, और उम्मीद है कि आगे आप अपने ज्ञान और अपने विचार हम तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्टील की बोतल बसा सकता है जी, ताकि रोजाना इस्तेमाल होने वाली जो हमारी 1 लीटर की जो पानी की प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो फिल्टर वाटर जिसे हम कहते हैं जी, अगर हम वो बोतल को मिनिमाइज करेंगे तो शायद काफी हद तक हम इंडिविजुअल लेवल पे हम काफी हद तक उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लास्टिक की जगह पर स्टील बॉटल्स की यूज़ करने की कोशिश आप करिए। और सर ने कहा था अगर पानी की आवश्यकता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स पी लें हमारे स्वाद के लिए, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स लेने से पहले प्लास्टिक बॉटल में एक बार ज़रूर सोचिए। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।